हेलो बच्चों, कल मैंने आपको संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ाना आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो विधि निर्माण का है। तो विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण करना। तो देश के लिए जो कानून बनाने का कार्य किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो कानून बनाने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम साधारण विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको, एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा सदन में रखा जाता है, तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और मंत्री के अलावा किसी अन्य संसद सदस्य द्वारा अगर कोई विधेयक सदन में रखा जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक सदन में विधेयक कम से कम 3 वाचनों से गुजरता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो जब एक सदन से वो विधेयक पास हो जाता है तो फिर वो दूसरे सदन में जाता है। आज हम यहाँ से आगे इसी के बारे में समझेंगे कि जब विधेयक एक सदन से पास होकर के दूसरे सदन में जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। तो जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो वहाँ से पारित किए जाने के पश्चात उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। अर्थात जब विधेयक एक सदन से पास हो जाता है तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। जैसे पहले सदन में 3 वाचन होते हैं, तो इसी प्रकार से दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया चलती है जो पहले सदन में चली थी। यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर ले तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, अथवा सदन विधेयक पर 6 मास तक चर्चा ही नहीं करे, तब इसका अर्थ यह होता है कि उस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, या इसमें जैसे कोई साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, यानी वो गतिरोध हल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये ध्यान रखना, जैसे सिर्फ साधारण विधेयक पर ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बाकी के जैसे कोई संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है तो उस पर उसको लेकर के दोनों में कोई गतिरोध है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। सिर्फ साधारण विधेयक से संबंधित मामले पर कोई गतिरोध है तो उसको दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति से उत्पन्न गतिरोध का समाधान संयुक्त बैठक में होता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित करे। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह ध्यान रखना कि जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि जब भी संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है वो अलग अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। तो लोकसभा की बैठक जब होती है अलग तो उसकी अध्यक्षता या तो लोकसभा अध्यक्ष करता है या उपाध्यक्ष करता है। उधर राज्यसभा की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता या तो राष्ट्रपति करता है या उपसभापति करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही है, यानी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग एक ही जगह हैं और वहाँ बैठक का आयोजन किया जा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमें ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये हमें ध्यान रखना है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। अब तक केवल 3 विधेयक ही संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं, यानी अब तक ऐसा 3 बार हुआ है कि जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई हो और जिन्हें संयुक्त बैठक में पास किया गया हो। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही भारत की संसद का भी अभिन्न अंग होता है। तो हमने इस पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा था कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के होता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक, अधिनियम अर्थात कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को भेज सकता है। कहने मतलब जब दोनों सदनों से कोई विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को उसमें कुछ संशोधन करवाना है तो उसके लिए वो पुनर्विचार के लिए दोबारा से संसद के पास भेज सकता है। लेकिन यदि संसद संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष भेजे, तब राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे पहली बार कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति पास गया, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए दोबारा से संसद के पास भेज दिया। संसद ने उसके पुनर्विचार को माना या पहले जैसी स्थिति में पुनः विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो दोबारा से राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, यानी वो दोबारा उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो इस चीज़ को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर कोई साधारण विधेयक पहली बार राष्ट्रपति के पास जाता है, वह पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, लेकिन संसद उसकी पुनर्विचार जो याचिका है उसको वो मान भी सकती है और नहीं। अगर मानने के बाद उन्होंने भेजा है तो निश्चित है राष्ट्रपति फिर तो उस पर हस्ताक्षर कर ही देगा। लेकिन उन्होंने पहले वाली स्थिति में पुनः उस विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में उसे हस्ताक्षर करने ही होते हैं। इस प्रकार विधि निर्माण की यह जटिल प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है, लेकिन संसद का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उसके द्वारा संसद लोगों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने एवं देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। लेकिन क्या संसद देश के सभी नागरिकों के लिए विधि निर्माण का अधिकार रखती है? यह आश्चर्य की बात है कि देश के मुसलमानों एवं ईसाइयों के लिए सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। यानी हमारे भारत देश में अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, तो 2 धर्म ऐसे हैं जिन पर संसद के नियम कानून पारित नहीं होते, बल्कि उनके अपने अलग से नियम और कानून हैं। वो इस्लाम धर्म के लोग हैं और ईसाई धर्म के। उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे। यद्यपि
यह संविधान प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यही नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य का यह कर्तव्य घोषित है कि वह यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अनेक बार समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का निर्णय दे चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। यानी अभी भी ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अपने अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो उनके सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में नियम बनाते हैं। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। तो संसद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है धन विधेयक को पारित करना। तो पहला कार्य हमने आपको बताया था विधि निर्माण करना, तो संसद का दूसरा कार्य है धन विधेयक पारित करना। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है तथा अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने साधारण विधेयक के बारे में पढ़ा था कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में और चाहे तो राज्यसभा। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, उसे पहले राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। अर्थात धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है और वहाँ से पारित होने के बाद फिर वो राज्यसभा के पास में जाता है। तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य होता है कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो लोकसभा में पेश होने से पहले राष्ट्रपति को दिखाया जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर सहमति दे देता है तभी वो लोकसभा में रखा जा सकता है। बाकी के चाहे वो साधारण विधेयक हो या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हो, इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, या यूँ कहें कि यह विधेयक राष्ट्रपति को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक जो वित्त मंत्री होता है वो सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति को दिखाता है। जब राष्ट्रपति उसे सदन में रखने की सिफारिश कर देता है तभी वित्त मंत्री उस विधेयक को लोकसभा में पेश करता है। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए विधेयक की उसे प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। अर्थात लोकसभा से पारित जब धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 14 दिनों तक रख सकती है, उसके बाद उसे वापस लौटाना ही पड़ेगा, और नहीं भी लौटाती है तब भी वो विधेयक राज्यसभा से पारित माना जाता है। तो यदि 14 दिन में लौटाया नहीं जाता है तब भी वह दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना माना जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं। तो इसका मतलब होता है कि जैसे साधारण विधेयक होता है उसे सदन में कोई भी रख सकता है, लोकसभा के सदस्य भी रख सकते हैं पहले और राज्यसभा के भी रख सकते हैं। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसे सिर्फ मंत्री के द्वारा ही, अर्थात वित्त मंत्री के द्वारा ही सदन में रखा जाता है, इसीलिए इसे सरकारी विधेयक कहते हैं। तो यहाँ दोबारा समझिए, जैसे साधारण विधेयक होता है उसे मंत्री के द्वारा भी रखा जा सकता है और किसी अन्य सदस्य के द्वारा भी रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा मंत्री के द्वारा ही सदन में रखा जाता है, इसीलिए धन विधेयक को सरकारी विधेयक भी कहते हैं। अब संविधान संशोधन का कार्य, ये तीसरा कार्य है कि संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण होता है। आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुरूप संविधान में बदलाव भी आवश्यक होता है, अतः प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की व्यवस्था
होती है। तो कहने का मतलब हमें लगता है कि हमारे देश के संविधान में हमें कोई बदलाव करना है, तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। कैसे? देखिए, एक तो संविधान संशोधन हुआ होता है कि जैसे कोई चीज़ पहले से चली आ रही है उसमें कुछ आंशिक बदलाव करना। जैसे उदाहरण के लिए कि जिस समय हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था उस समय मताधिकार की आयु यानी वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके उस उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एक संशोधन का तरीका होता है कि पहले से कोई चीज़ चली आ रही है उसे बिल्कुल हटा देना। जैसे जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से एक मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और वो था संपत्ति का अधिकार। और एक संशोधन जो होता है वो होता है कोई चीज़ नई जोड़ना यानी नई चीज़ ऐड करना। तो जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो संविधान में शुरुआत से ही है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो संशोधन के 3 तरीके, एक तो पहले से कोई चीज़ चली आ रही उसमें कुछ आंशिक बदलाव करना, एक पहले से चली आ रही किसी चीज़ को पूर्ण तौर पर हटा देना, और एक होता है कोई नई चीज़ जोड़ना। तो ये संविधान में संशोधन एक तरह से आपके संसद के द्वारा ही किया जाता है या संसद द्वारा ही इसकी शुरुआत होती है। तो अतः प्रत्येक देश के संविधान संशोधन व्यवस्था होती है। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान लचीला एवं कठोर 2 प्रकार का होता है। यानी जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए वह लचीला, और जब संविधान में संशोधन कठिन प्रक्रिया के द्वारा हो तो कठोर। तो अगर विश्व में सबसे लचीले संविधान का उदाहरण हमें देना है तो वो ब्रिटेन का है। तो यानी विश्व में सबसे लचीला संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। और विश्व में सबसे कठोर संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये हमें ध्यान रखना है। 1 नंबर में प्रश्न जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे लचीला संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। विश्व में सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 368 में। इसको भी हमें ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। इसके अनुसार संविधान संशोधन 2 प्रकार से हो सकता है। संविधान की अधिकांश धाराओं परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से होता है। परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन आदि से संबंधित हों, तब ऐसे संशोधन वाले विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो इसको दोबारा समझिए कि जैसे जो संविधान में संशोधन होता है उसकी 3 विधियां हैं। पहली, साधारण बहुमत के द्वारा, कहने का मतलब जितने भी सदस्य उपस्थित हुए उनके 2/3 बहुमत से किसी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को पास करना। एक तरीका होता है कि संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा किसी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को पास कराना। और एक तरीका जो होता है लास्ट का, जिसे हम कठोर भी कह सकते हैं,
कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पारित होना आवश्यक होता है। तो इसमें कुछ विषय भी दे रखे थे कि जैसे कार्यपालिका शक्ति में कोई परिवर्तन करना है, या राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन, या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में, या स्वयं अनुच्छेद 368 में कोई संशोधन करना है। तो इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। लेकिन संविधान के कुछ प्रावधानों संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन का यह तीसरा तरीका अनुच्छेद 368 में उल्लेखित दोनों तरीकों से अलग है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसी प्रकार से संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक होता है जो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब ये जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसका पास होना आवश्यक होता है। इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि साधारण विधेयक में किसी विषय को लेकर नहीं, दोनों सदनों में विवाद बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ अगर किसी विधेयक को लेकर के नहीं दोनों सदनों में विवाद है संविधान संशोधन संबंधी, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित समझा जाता है। यानी जब संविधान संशोधन संबंधी विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर किसी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है तो वहाँ आधे राज्य सहमति दे देते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है या संविधान में संशोधन हो जाता है। तो दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। जैसे साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है या उसे अपने पास रख कर के बैठ सकता है, जिसके साधारण विधेयक के संबंध में उसे एक अधिकार प्राप्त होता है जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं, अर्थात वो उस विधेयक को लेके अपने पास रख सकता है। लेकिन संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह उस पर हस्ताक्षर करेगा ही। इस प्रकार विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो साधारण विधेयक जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी। धन विधेयक सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक। और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी एक तरह से 2 प्रकार का होता है, जैसे सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी। यानी कोई मंत्री भी संविधान संशोधन के लिए विधेयक रख सकता है, कोई सदस्य भी रख सकता है। साधारण एवं धन विधेयक पर जहाँ लोकसभा को राज्यसभा पर प्रभुत्व प्राप्त होता है, वहीं संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि एक सदन इसे पारित करे एवं दूसरा सदन पारित नहीं करे तब संविधान संशोधन विधेयक समाप्त समझा जाएगा। जो लास्ट जो कार्य है संसद का वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य।
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है एवं जनता मताधिकार के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है, लेकिन कार्यपालिका को नित्य प्रतिदिन यानी रोजाना कार्यों में नियंत्रित करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्था अर्थात संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे संसद की जब भी बैठक होती है तो उसमें अमूमन यानी 11 बजे से संसद की बैठक आरंभ होती है। तो 11 से 12 का जो समय होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है। और प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है कि अगर किसी भी सदस्य ने हमारे किसी भी मंत्री से कोई प्रश्न पूछा है प्रश्नकाल के दौरान, तो उस प्रश्न का जवाब उस मंत्री को देना ही होगा। दोबारा से सुनिए कि जैसे प्रश्नकाल का समय होता है 11 से 12 के बीच में, उस दौरान अगर किसी संसद सदस्य ने हमारे किसी मंत्री से कोई प्रश्न पूछा है तो उस मंत्री को उस प्रश्न का जवाब देना ही होगा, लेकिन वह जवाब लिखित में भी दे सकता है और मौखिक भी दे सकता है। कहने मतलब वो संसद में बोल करके भी उस प्रश्न का जवाब दे सकता है और चाहे तो वो लिख करके भी उसका जवाब दे सकता है। शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे के बीच में होता है। उसमें भी संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन शून्यकाल के दौरान अगर किसी मंत्री से कोई प्रश्न पूछा गया है तो मंत्री उस प्रश्न का जवाब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो यहाँ समझने का मतलब है कि प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब मंत्री को देना ही होगा। वो लिखित में दे सकता है और मौखिक में भी। लेकिन शून्यकाल के दौरान जो प्रश्न पूछा गया है मंत्री से, वह उसका जवाब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। एक है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी मंत्री का ध्यान किसी चीज़ की ओर आकर्षित करना या उसको उस कार्य के बारे में बताना कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें ये कमी है या आपको इसमें ये सुधार करना चाहिए। और एक होता है काम रोको प्रस्ताव, यानी जब संसद सदस्य मंत्री को किसी काम को करने से रोकने के लिए कहते हैं। तो संसद सदस्य मंत्रियों पर या कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखते हैं? प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है और वह है विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तो जैसे विश्वास प्रस्ताव तो स्वयं सरकार के द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के अलावा जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनके द्वारा लाया जाता है। तो विश्वास का मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विश्वास मत के पारित न होने और अविश्वास मत के पारित होने, इन दोनों का ही परिणाम मंत्रिपरिषद का अपने पद से हटना होता है। कहने मतलब जब मंत्री ने विश्वास मत रखा है, अगर वो पास नहीं होता है तो मंत्रिमंडल को पद से हटना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव में 2/3 बहुमत के लोग अगर उसके फेवर में हैं तब यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब भी सदन मंत्रियों को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो दोनों का ही परिणाम मंत्रिपरिषद का अपने पद से हटना होता है। इसके साथ ही संसद देश में विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच होता है। विकास एवं कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से संसद में चर्चा होती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन एवं उनको पद से हटाने आदि का कार्य भी करती है। तो ये आपका दूसरी इकाई का पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम कल आपको
पाठ 2 पढ़ाना आरंभ करेंगे, जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ तथा प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियों के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।